हमारे जीव विज्ञान के सारे अभ्यर्थियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे 11th की एनसीईआरटी, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का अध्याय 4 पादप जगत का रूपांतरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले वीडियो में पर्ण विन्यास, सिरा विन्यास आदि के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब उसके आगे थोड़ा सा ये पैराग्राफ बचा था, जिसको मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आइए अब इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें सिर्फ अब ये फल के बारे में बताया गया है और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन साथ में पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये पढ़ के ही नहीं सुनाऊंगी, आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, क्योंकि ये दिखावा नहीं करना है पढ़ने का। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ने का दिखावा नहीं करना है, हम लोगों को उसको समझना है। क्योंकि हम खुद अपना बेसिक जो है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। किसके लिए? बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हमें उसके पढ़ने के साथ साथ समझना भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनेसकी पार्थिनोकर्णिक फल कहते हैं। प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति जब फल-भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है, तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्यफल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यफल भित्ति। इसके मध्य में मध्यफल भित्ति तथा भीतरी ओर अन्तःफल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्टल रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय में विकसित होते हैं। इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अन्तःफल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होता है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। ये इतना फल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं फल के बारे में? फल आप लोग जानते होंगे। तो फल जो है वो पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यानी कि जो पुष्पीय पादप होंगे उनका एक विशेष गुण क्या होगा कि उनमें फल पाए जाएंगे। ओके, निषेचन के बाद परिपक्व और पका हुआ अंडाशय फल किसको कहते हैं? फल उसको कहते हैं कि निषेचन के बाद जो परिपक्व या फिर पका हुआ अंडाशय होता है, अंडाशय कैसा? परिपक्व अंडाशय, उसको ही क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के फल के बारे में बताया गया है। कैसा? पहला बताया गया है अनिषेकी फली। ठीक है, अनिषेकी फल जो कि बिना निषेचन के फल हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्प। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जो बिना निषेचन के फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिषेकी फल। यानी कि जैसे केला, केला क्या है? केले में क्या होता है? निषेचन ही नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? निषेचन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा। ठीक है, बिना निषेचन के जो होता है वो केला है उसका एग्जाम्पल। दूसरा है जो वास्तविक फल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दूसरा जो है वो है वास्तविक फल। वास्तविक फल में क्या होता है कि सिर्फ अंडाशय से, जो फल सिर्फ अंडाशय से बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक फल। क्या कहते हैं उसे? वास्तविक फल। ओके, आप मेरे साथ बोलेंगे, जो फल सिर्फ अंडाशय से बनते हैं उन्हें ही वास्तविक फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। एंड द थर्ड इज फॉल्स फ्रूट, यानी कि मिथ्या फल। अंडाशय के साथ अन्य अंगों से मिलकर बना फल। ठीक है, अंडाशय के साथ जो अन्य अंगों से बनकर मिला होता है, मिलकर बना होता है, वो क्या होता है? मिथ्या फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट। अब इसमें ये बताया गया है कि, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि फल कितने प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, एक अनिषेकी फल, दूसरा जो कि निषेचन से बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक फल, एंड द थर्ड इज मिथ्या फल। अब इसमें यह बताया गया है कि फल में क्या क्या पाया जाता है। फल देखिए, फल में एक भित्ति और फल में क्या होगा? फल में एक भित्ति और अथवा फल भित्ति और बीज होते हैं। ठीक है, फल में क्या रहेगा? बीज रहेंगे और फल भित्ति रहेंगी। फल भित्ति कैसी रहेगी? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की फल भित्ति पाई जाएंगी। एक होगी शुष्क, एक होगी कैसी? शुष्क फल भित्ति, और दूसरी होगी गूदेदार। ठीक है, यानी कि शुष्क रहेगी एक फल भित्ति, एक रहेगी गूदेदार। तो गूदेदार फल भित्ति भी 3 प्रकार की होगी। ठीक है, कैसी होगी? 3 प्रकार की। जो गूदेदार फल भित्ति है वो होगी 3 प्रकार की, बाह्य फल, मध्य फल एंड अंतः फल। ठीक है, बाह्य फल ये लिखा है,
बाहरी भित्ति को बाह्यफल कहते हैं, मध्य भित्ति को मध्यफल कहते हैं और भीतरी भित्ति को अंतःफल भित्ति कहते हैं। तो ये क्या है, ये गूदेदार, ठीक है। फल भित्ति दो टाइप की होती है, एक शुष्क एक गूदेदार। तो एक गूदेदार फल भित्ति के ये प्रकार हैं, ठीक है। और इसके पश्चात इसमें ये लिखा है कि इसके पश्चात इसमें ये डायग्राम जो बताया गया है आम तथा नारियल का, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आम तथा नारियल के फल के प्रकार को क्या कहते हैं, अष्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टिल। और इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में अंडाशय के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पढ़ा था ना, तो वही बताया गया है कि इसमें ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, ठीक है। अंडाशय कैसा पाया जाएगा, ऊर्ध्ववर्ती। तो ये जो है आम और इसके नारियल के फल का एग्जाम्पल है। तो इसमें कितने, देखिए इसमें 3 स्तर पाए जाएंगे। ये बाहरी भित्ति बाह्यफली भित्ति होगी, मध्य फल भित्ति होगी, सबसे अंदर इसका बीज पाया जाएगा और अंतःफल भित्ति होगी। इसमें भी सेम ऐसा ही पाया जाता है। तो ये हो गए फल के एग्जाम्पल, ठीक है। अब पढ़ेंगे बीज के बारे में। बीज क्या होता है, बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीज पत्र होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि बीज कैसे बनता है। देखिए, निषेचन होता है जब जब क्या हो गया है, निषेचन हो गया है, जायगुड़ बन गया है, तो बीजांड में क्या बनेंगे, फिर इसके पश्चात बीज बन जाएंगे। क्या बनेंगे, बीज, ठीक है। बीज में क्या होता है, एक बीज आवरण होता है और भ्रूण होता है। यानी कि ये ऐसा बीज है, तो बीज रहेगा, उसमें क्या पाया जाएगा, एक बीज का आवरण पाया जाएगा और उसमें क्या पाए जाएंगे, भ्रूण पाया जाएगा, ठीक है। भ्रूण में क्या होता है कि भ्रूण में एक मूलांकुर, भ्रूणी अक्ष, एक गेहूं अथवा 2 चना बीज पत्र होते हैं। तो भ्रूण में क्या क्या होता है, मूलांकुर होते हैं, ठीक है, प्रांकुर होते हैं, भ्रूणी अक्ष होता है, बीज पत्र होता है। ये सब किसमें पाया जाएगा, भ्रूण में, ठीक है। तो एक बीज पत्र पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा, गेहूं और मक्का में, ठीक है। किसमें, गेहूं और मक्का में, जो कि हम डेली यूज में मतलब सब खाते हैं नॉर्मली। ये कार्बोहाइड्रेट इससे हमें काफी मात्रा में प्राप्त होता है। तो गेहूं मक्का में क्या पाया जाएगा, एक बीज पत्र पाया जाएगा गेहूं और मक्का में। इसके पश्चात द्विबीज पत्र जो है वो चना और मटर में पाया जाएगा, ठीक है। चना एंड मटर में द्विबीज पत्र पाए जाएंगे। तो ये बीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके पश्चात इसका डायग्राम भी है। ये द्विबीजपत्री की संरचना है, तो पहले इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसके डायग्राम को समझेंगे। द्विबीजपत्री की संरचना, तो बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतहें होती हैं, बाहरी को बाह्यचोल, बाहरी को बीजचोल और भीतरी सतह को टैगमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगमैन। बीज की बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं, भ्रूण को। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज होते हैं। 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग के मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। नुकीले भाग को मूलांकुर और ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है, जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना से मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है, जो कि भ्रूणपोषी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले द्विबीजपत्री बीज की संरचना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये इसका जो चारों बीज के चारों जो आवरण पाया जाएगा उसको कहेंगे बीजावरण। क्या कहेंगे, बीजावरण। इसमें अंदर एक बीजांड द्वार रहेगा, ठीक है, बीजांड द्वार पाया जाता है और नाभिका पाई जाती है, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं, देखिए इसमें बीजावरण में 2 सतहें होती हैं। इसका जो आवरण है उसमें क्या होती हैं, 2 सतहें होती हैं। बाहरी को बीजावरण में भी 2 सतहें होती हैं। देखिए इसका जो बीजावरण है उसमें भी 2 सतहें होती हैं। बाहरी सतह को बीज, जैसे कि मान लीजिए ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे कि ये हो गया है बीजावरण। देखिए ये बीजावरण है, ठीक है। इसमें एक ऐसी 2 सतह पाई जाएंगी, एक ये सतह और एक ये सतह है, ठीक है। मान लीजिए तो ये जो बाहरी सतह है इसको बीजोल कहते हैं और भीतरी सतह को टैगमैन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अच्छे से याद रखिए। बाहरी सतह को बीजचोल कहते हैं, बीजचोल कहा जाता है, और आंतरिक सतह को यानी भीतरी सतह को टैगमैन कहा जाता है, ठीक है।
और ये क्या रहता है, बीज जो है एक चिन्ह की तरह ऊर्ध्व से होता है, जो कि बीज फल से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये बीज के बारे में हम बताया गया है और इसमें बीजांड द्वारा भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो मूलांकुर है, ठीक है, ये बीज पत्र है, क्या है, ये बीज पत्र। तो इसमें मूलांकुर से क्या होगा, तो देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो अक्ष की निचले नुकीले, ये निचला नुकीला जो भाग है, ये आपको नुकीला भाग दिख रहा है ना इसमें, तो नुकीले भाग से मूलांकुर निकलता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मूलांकुर। और जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से पत्तीदार, जो ऊपरी पत्तीदार भाग है उसको कहते हैं प्रांकुर, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए नीचे के नुकीले भाग को कहते हैं मूलांकुर, और ऊपर के जो पत्तीदार भाग है उसको कहते हैं प्रांकुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसा है, भोजन संग्रह करता है, क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। और लास्ट में इसमें ये बताया गया है कि देखिए, जो एक भ्रूणपोषी बीज, बीज कैसे होंगे, दो टाइप के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक तो जो जिनमें भ्रूणपोषी पतला होगा, भ्रूणपोषी पाया जाएगा, यानी कि भ्रूणपोषी जीव। तो वो किस में पाया जाता है, तो देखिए जिनमें भ्रूणपोष पाया जाएगा, ठीक है, उस वो है अरंड। अरंड क्या होता है, जो उसका भ्रूणपोष होता है वो गूदेदार होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। लेकिन जो चना, सेम और मटर है, जो चना, सेम और मटर है, उसमें क्या होगा, भ्रूणपोष पतला होगा, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभ्रूणपोषी कौन है, ये है, ठीक है। जो चना, सेम और मटर है वो अभ्रूणपोषी है, और जो अरंड है वो भ्रूणपोषी है। तो अरंड क्या है, अरंड एक डाइकोट है, यानी कि द्विबीजपत्री है, ठीक है। और चना मटर सेम, ये भी द्विबीजपत्री है, ओके। तो ये द्विबीजपत्री के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना, ओके। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोष होती हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, उदाहरणतः आर्किड, ठीक है। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक एंटीना सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्यूरोन सतह। भ्रूण आकार में छोटा होता है। यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालादार बीजपत्र होता है, जिसे इसका स्कूटेलम, क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है, जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर में एक चादर से ढके होते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। तो ये इसकी संरचना है, ठीक है। आइए इसको और अच्छे से रीड करते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बीजपत्री भ्रूण बीज की संरचना है। इसमें ये देखिए, ये बीज के अंदर क्या है, ये भ्रूण पाया जाता है और ये भ्रूणपोष है। तो आपको ये समझ में आया भ्रूण और भ्रूणपोष में क्या अंतर है। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष यानी कि इसमें पोष शब्द जुड़ा है, यानी कि ये क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ये किस लिए है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए है। तो ये बाहरी आवरण जो है भ्रूणपोष है, ये अंदर में क्या पाया जाएगा, भ्रूण पाया जाएगा। अब इसमें और क्या क्या संरचना होती है, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो एक बीजपत्री बीज है, कुछ भ्रूणपोषी होते हैं, कुछ अभ्रूणपोषी। तो अभ्रूणपोषी जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर्किड का पौधा, ठीक है। आर्किड का पौधा कैसा रहेगा, अभ्रूणपोषी रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, देखिए बीजावरण, अनाज के बीज जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार फल भित्ति से संलग्न होता है। देखिए मक्का भी इसमें आएगा, मक्का किस में आएगा, एक बीजपत्री में। इसमें क्या होगा, बीज का जो आवरण होगा वो झिल्लीदार होगा, ठीक है। और फल भित्ति भी पाई जाएगी इसमें। अब इसमें ये बताया गया है कि जो ये है, देखिए एक बीजपत्री, इसमें ये मूलांकुर चूल पाया जाएगा, मूलांकुर पाया जाएगा, प्रांकुर, प्रांकुर चूल, स्कूटेलम, ये स्कूटेलम के बारे में हमने जो पढ़ा था। इसमें एक बड़ा ढालादार बीजपत्र होता है। क्या है, एक ढालादार बीजपत्र है, जिसको स्कूटेलम कहते हैं। ये भ्रूणपोष है। ये जो इसी का जो जूम करके बताया गया है, ये भ्रूणपोष है, इसके अंदर भ्रूण पाया जाएगा। और ये इसकी एल्यूरोन सतह है, ठीक है। क्या है, एल्यूरोन सतह है, जो कि एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है। कैसी होती है, प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, इसको कहते हैं एल्यूरोन सतह। और ये बीज का आवरण पाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है, सबसे पहले एक बीजपत्री में क्या पाया जाएगा, सबसे बाहरी तरफ जो पाया जाएगा बीज आवरण पाया जाएगा। फिर इसके अंदर क्या पाई जाएगी, एल्यूरोन की सतह पाई जाएगी, जो कि क्या होगी, प्रोटीन को
जो कि प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, ठीक है? भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है। तो एलुरोन सतह किसमें पाई जाती है? एकबीजपत्री में, ओके? भ्रूणपोष पाया जाएगा और स्कूटेलम भी किसमें पाया जाता है? एकबीजपत्री में। स्कूटेलम पाया जाएगा, प्रांकुर, चोल, प्रांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर, चोल। तो ये जो है मूलांकुर से, देखिए, जो क्या है मूलांकुर को ढकी रहेगी उसको मूलांकुर चोल कहेंगे और जो प्रांकुर को ढकी रहेगी उसको प्रांकुर चोल कहेंगे, ठीक है? तो ये हो गई हमारी एक बीजपत्री की संरचना। अब इसमें अंत में क्या बताया गया है? इसमें एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये उसके लिए है जिनको क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमने विभिन्न फ़ैमिलीज़ के फूलों के बारे में पढ़ लिया और हमें उनका याद करना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए बीआर, पुष्प सहपत्र को क्या कहेंगे? बीआर से डिनोट करेंगे। ये हमने उन लोगों ने जो पुष्प के जो भाग होते हैं ना, कैलेक्स से कोरोला, जैसे के से कैलेक्स हो गया, सी से कोरोला हो गया, परिदल पुंज पी से, पुमंग ए से, एंड्रोशियम जायंग जी से। तो इसके क्या है? सूत्र बताए गए हैं। किसके? फूल के। जैसे कि कोई फूल है, मान लीजिए गुड़हल का फूल है, एक गुलाब का फूल है, तो गुड़हल के फूल में जो है, जैसे मान लीजिए उसमें तीन प्रकार के दलपुंज है या बाह्य दलपुंज है और गुलाब के फूल में 10 प्रकार के हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। कैलेक्स कोरोला भी है, यानी कि जो कोरोला है, यानी कि पंख पंख जो उसकी पंख हो उसकी उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उनकी संख्या, जिनको कोरोला कहते हैं, ठीक है? सेपल्स को, पेटल्स को। तो उसमें उनकी जो पंखुड़ी की संख्या है वो कितनी है, अलग-अलग पुष्पों में अलग-अलग रहेगी। तो इसका सूत्र है, ठीक है? ये क्या है? जैसे ये है, देखिए ये एक पुष्प है, पुष्पी पत्र है। तो जैसे ये जो है, जैसे K2 का अर्थ क्या होगा इसमें? इसमें कितने पाए जाएंगे? देखिए, कैलेक्स कितने होंगे? 2। क्या होंगे? K2 से कैलेक्स 2 होंगे। और C4 से क्या अर्थ होगा? यानी कि कोरोला 4। A2 A2 प्लस 4, इसमें 2 और प्लस 4, यानी कि ये एंड्रोस्टियम, यानी कि पुमंग के बारे में बताया गया है कि इतने होंगे। और गाइनोसियम, जायांग जायांग कितने होंगे? 2। तो ये क्या है? सूत्र है, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल इसमें सोलोनेसी पौधे का एग्जाम्पल भी दिया गया है। सोलोनेसी यह एक बड़ा कुल है जिसके इसमें क्या होता है? आलू कुल भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण फैले रहते हैं, ठीक है? तो ये आलू का कुल है सोलेनेसी। तो इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें ये है, इसके कायक अभिलक्षण, तना, पत्तियां, पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्पक्रम, फूल, कैलेक्स। अब देखिए यहाँ पर ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, कैलेक्स 5 बाह्य दल, संयुक्त दीर्घस्थायी कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास, कुरुला 5 दल। जैसे इसमें देखिए, जो कैलेक्स को किससे डिनोट करेंगे? के से, तो 5 है। तो यहाँ पे ये देखिए K5, K5, ठीक है? कोरोला कितने पाए जाएंगे? ये आलू की बात हो रही है, ठीक है? तो कोरोला कितने पाए जाएंगे? 5, तो C5। अब यहाँ पे पुमंग देखिए, 5 पुंके सर रहेंगे तो A5। ए से एंड्रोसियम बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको ए से डिनोट किया गया है। और आपको थोड़ी इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। जायांग जायांग कितने रहेंगे इसमें? बहुत सारे बीजांड रहेंगे, दुई एनडीपी रहेंगे, ठीक है? ये लिखा है दुई एनडीपी, तो जाएंगे 2। तो आपको समझ में आया कि ये क्या है? ये एक सूत्र है याद करने के लिए कि इसमें कैसी इसकी संरचना रहेंगी और इसके भाग कितने संख्या में क्या पाए जाएंगे, ओके? तो ये हमारा आज आकारिकी का चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके पश्चात अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर, ठीक है? तो अगर आपको वो पढ़ना हो तो आप मुझसे जुड़े रहिए, साथ साथ में हम सारी बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर कुछ भी और पूछना हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। राधे राधे।